नमस्ते दोस्तों, द बिहार एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री को मैं टोटल 9 चैप्टर्स में कंप्लीट करवाऊंगी। बट आपका सवाल होगा कि हमें ये लेक्चर क्यों देखना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो इसका आंसर है कि यहाँ पे इस क्लास में जितने भी फैक्ट्स मैं बताऊंगी उसको मैं क्लास में ही याद करवाने की कोशिश करूँगी। अश्योर करती हूँ कि आपको क्लास में ही सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए ये स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, एक और चीज़ कि अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी प्लेलिस्ट जल्द से जल्द मैं यूट्यूब पे डाल दूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ऑल 9। ठीक है, जितना ज़्यादा ऑल 9 कमेंट आएगा उतनी जल्दी मैं ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करवा दूँगी। एडीओ एग्ज़ाम से पहले बिहार दरोगा है ना, बिहार सीजीएल, इन सब में काम आने वाला है। तो जल्दी से जल्दी इस प्लेलिस्ट को अगर कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो ऑल 9 कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। ठीक है, आपको पता है कि 19th सेंचुरी के टाइम में इंडिया में बहुत ज़्यादा इल एलिमेंट्स प्रैक्टिस किए जाते थे। लाइक सती प्रैक्टिस किया जाता था। वुमेन एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जाता था, है ना, और विडो मैरिज को डिस्करेज किया जाता था। कोई विडो मैरिज को सपोर्ट नहीं करते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी हमारी सोसाइटी में। उस टाइम पे आते हैं हमारे सोशल रिफॉर्मर्स। ये जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं ये सोसाइटी के उन एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट चलाते हैं। उनमें से ही सबसे पहले आप पढ़ोगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा गया। आखिर फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा गया तो ज़रूर इन्होंने कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसकी वजह से इतनी बड़ी उपाधि इनको दी गई। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते। सबसे पहले इनका जन्म 1772 में राधानगर बंगाल में हुआ। तो ये ईयर याद रखिए, 1772। इन्होंने संस्कृत लिटरेचर और हिंदू फिलॉसफी की पढ़ाई जो है वो वाराणसी से कंप्लीट करा। आपको पता है कि वाराणसी उस टाइम पे एजुकेशनल हब हुआ करता था। और पर्शियन, अरेबिक एंड कुरान की पढ़ाई इन्होंने पटना में करी। ठीक है, पर्शियन आपको पता है कि उस टाइम पे ये मुगल के कोर्ट लैंग्वेज हुआ करते थे, है ना, कोर्ट लैंग्वेज हुआ करता था पर्शियन। और अरेबिक में बहुत सारे इस्लामिक बुक लिखा जाता था उस टाइम पे अरेबिक लैंग्वेज में। तो ये एक ब्रिलियंट स्कॉलर भी थे क्योंकि इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज को मास्टरी करी थी, जैसे कि इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू। तो इन्हें लिंग्विस्ट भी कहा जाता है। इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स क्या क्या लाए? सबसे मेजर रिफॉर्म जो इन्होंने लाया वो था अबॉलिशन ऑफ सती। उस समय पे जो हमारी सोसाइटी थी उसमें सती प्रैक्टिस किया जाता था। ये इतना ज़्यादा इनह्यूमेन था कि जैसे मतलब लाइक हस्बैंड का डेथ हो जाता था तो साथ में ही उनकी वाइफ को चिता पे अग्नि में जला दिया जाता था। तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट थी इंडियन सोसाइटी में। जब राजा राम मोहन रॉय ने देखा इन्हें इनकी फैमिली मेम्बर में किसी के साथ जब ये प्रैक्टिस हुआ, ये उनकी भाभी थी शायद, तो इन्हें फील हुआ कि ये चीज़ इतनी इनह्यूमेन प्रैक्टिस है, ये नहीं होनी चाहिए। इन्होंने एक पावरफुल मूवमेंट स्टार्ट किया इनह्यूमेन प्रैक्टिस सती के खिलाफ। और इसमें इनको हेल्प करते हैं गवर्नर जनरल उस टाइम के विलियम बेंटिक। तो आपको याद रखना होगा कि विलियम बेंटिक की मदद से एक लॉ इनैक्ट होता है जो अबॉलिश कर देता है सती को 1829 में। तो अभी तक आपको 2 फैक्ट्स याद हो जाने चाहिए। एक तो 1772 में राजा राम मोहन रॉय का जन्म होता है और 1829 में ये सती को अबॉलिश करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन में इनका क्या योगदान है? तो ये मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे। किस चीज़ को प्रमोट करते थे? मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को। और इन्होंने हिंदू कॉलेज को कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया, जो कि आज के टाइम में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन गया है, हिंदू कॉलेज। तो क्वेश्चन आएगा कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता में जो है उसके फाउंडर कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने वेदांता कॉलेज का भी नींव रखा और वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन को प्रमोट करते थे। मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक आइडियाज, इन सबको कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए कहते थे? ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में। वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि आपका जो मदर टंग होता है उसमें आप पढ़ाई करते हो ना, अलग अलग लैंग्वेज में। आज भी इंडियन गवर्नमेंट जो हमारी बुक्स है, टेक्स्ट है, उसको मल्टीपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा रही है। क्यों करवा रही है?
ताकि जो भी लोग हैं वो बेहतर तरीके से चीज़ों को पढ़ सके, समझ सके अपनी लैंग्वेज में। राजा राम मोहन रॉय एक जर्नल पब्लिश करते थे जिसका नाम था संवाद कौमुदी। क्या नाम था? संवाद कौमुदी, जिसमें ये अपने आइडियाज़, अपने रेशनल आइडियाज़ को प्रोपगेट किया करते थे। अब बात करते हैं इनके रिलीजियस रिफॉर्म्स की। तो इन्होंने वेदास को, उपनिषद को सपोर्ट किया। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोथेइज्म को सपोर्ट किया। मोनोथेइज्म का मतलब क्या होता है? सिंगल गॉड, ठीक है, एक भगवान में यकीन करना। और अभी इंडिया में ज़्यादातर क्या प्रैक्टिस हो रहा है? पॉलीथेइज्म प्रैक्टिस हो रहा है, मतलब मल्टीपल गॉड्स में यकीन करना। फिर इन्होंने वेद को और 5 उपनिषदों को बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा। गिफ्ट टू मोनोथेइज्म एक बुक लिखी इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में 1849 में। वापस से रिकॉल करते हैं, सती कब अबॉलिश किया इन्होंने? 1829 में सती अबॉलिश हुआ। और 1849 में इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में क्या लिखा? गिफ्ट टू मोनोथेइज्म। इनका जन्म कब हुआ था? 1772 में। कहाँ हुआ था? राधानगर, बंगाल में। वेरी गुड, वेरी गुड। अब पढ़ते हैं कि इन्होंने वेदांत फिलॉसफी को प्रमोट किया था। इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, सभा बनाई थी, जिसका नाम था आत्मीय सभा। कब बनाया था? 1815 में। और बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मो समाज। क्या नाम आता है? ब्रह्मो समाज, 1828 में। वापस से रिकॉल करते हैं जितने भी ईयर्स हैं। सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ? 1772 में। कहाँ पे हुआ? राधानगर, बंगाल में। उसके बाद 1815 में इन्होंने क्या बनाया? आत्मीय सभा। क्या बनाया? आत्मीय सभा। उसके बाद आपने देखा कि 1829 में इन्होंने सती को अबॉलिश करवाया। लेकिन ठीक इससे एक साल पहले 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज का इस्टेब्लिश करा। क्या किया? ब्रह्मो समाज। तो ये सारे ईयर्स आपको याद होने चाहिए। उसके बाद ब्रह्मो समाज में इन्होंने किस चीज़ पे एम्फेसिस किया? ह्यूमन डिग्निटी, है ना, आइडल वर्शिप को रिजेक्ट किया, कंडेम किया सोशल एविल्स को लाइक सती, विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया, कास्ट रिजिडिटी जो थी, कास्टिज्म उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था प्रेवलेंट, उसको अपोज किया। और इन्होंने हिंदुज़म को रीशेप किया, है ना, मॉडर्न सोसाइटी की जो नीड थी उसके अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे हेनरी विवियन डेरोजियो। तो इससे पहले आप मुझे बताओ कि सती कब अबॉलिश हुआ? जल्दी बताइए। 1829। वेरी गुड। आप मुझे बताइए आत्मीय सभा कब बना? 1815। वेरी गुड। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मो समाज कब बना? वेरी गुड, 1828। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में पढ़ते हैं। उस टाइम के हिसाब से ये काफ़ी रेडिकल रिफॉर्म्स ला रहे थे। सोसाइटी की जो नीड थी उससे भी ज़्यादा, मतलब लाइक रेडिकल रिफॉर्म मूवमेंट्स वो चला रहे थे हिंदू सोसाइटी में। जैसे कि इनका जो मूवमेंट था उसका नाम था यंग बंगाल मूवमेंट। क्या नाम था? यंग बंगाल मूवमेंट। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हेनरी विवियन डेरोजियो ने कौन सी मूवमेंट चलाई थी? तो यंग बंगाल मूवमेंट। 1809 में इनका जन्म हुआ था एक एंग्लो इंडियन फैमिली में, ठीक है। इनके पापा जो थे वो पोर्तुगीज़ थे और इनकी जो माता थी वो इंडियन थी। 1826 में 17 साल की उम्र में वो हिंदू कॉलेज को ज्वाइन करते हैं एज अ टीचर, ठीक है, और वहाँ पे पढ़ाते हैं 1831 तक। इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे किस आइडिया से? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। उस टाइम पे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला आइडिया था ना, वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को चाहते थे कि इंडिया में ये चीज़ें आए। इन्होंने इनकरेज किया स्टूडेंट को रैशनली सोचने पे, मजबूर किया, बोला कि हर चीज़ों को ऐसे ही यकीन मत कर लिया करो, मतलब क्वेश्चन क्या करो कि ये चीज़ें सही भी है या गलत है। क्वेश्चन करने से आपको पता चलेगा कि आप रैशनली भी सोच सकते हो किसी चीज़ों को। आप जो बनी बनाई चीज़ें चली आ रही है उसमें कम यकीन करो और क्वेश्चन करो। और सच, वर्शिप ट्रुथ, सच का साथ दो हमेशा। अस्पायर टुवर्ड्स फ्रीडम, सोशल जस्टिस एंड इंडिविजुअल लिबर्टी। लिबर्टी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, है ना, और सोशल जस्टिस, साथ में फ्रीडम। अगर फ्रीडम नहीं रहेगा तो लिबर्टी तो प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती। और इनके जो फॉलोअर्स थे उनको क्या कहा जाता था? डेरोजियंस। क्या कहा जाता था? डेरोजियंस।
और इन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया था किसको, रिलीजियस रिचुअल और डॉगमास को। उस टाइम पे सोसाइटी में इतने ज़्यादा रिचुअल, सेक्रीफाइजेस, ये सारे प्रैक्टिस होते थे जिसको इन्होंने कंडेम किया। इन्होंने एडवोकेट किया इरेडिकेशन ऑफ सोशल एविल्स, एविल्स लाइक सती, एविल्स लाइक विडो रीमैरिज को डिस्करेज करने वाला, एविल्स लाइक वुमेन एजुकेशन को जो सपोर्ट नहीं करता, और फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया, वुमेन के स्टेटस को इम्प्रूव करने की बात करी। और इन्होंने इतने रेडिकल आइडियाज़ प्रोपोगेट किए कि इनको कॉलेज से निकाल दिया गया, हिंदू कॉलेज से, और इनकी डेथ हो जाती है 22 साल की उम्र में। 17 साल की उम्र से इन्होंने तो पढ़ाना शुरू कर दिया था और 22 साल की उम्र में इनकी डेथ ही हो जाती है। और आप सोच सकते हो कि इनके जो आइडियाज़ थे उस टाइम पे कितने ज़्यादा मॉडर्न थे, जिसकी वजह से उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। तो आपसे जो सबसे मेन प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है वो है यंग बंगाल मूवमेंट, तो हेनरी विवियन डिरोजियो। दूसरा बनता है कि वो कौन से कॉलेज में पढ़ाते थे, हिंदू कॉलेज, ठीक है। उसके बाद वो किस आइडियाज़ को प्रोपोगेट करते थे, तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के आइडियाज़ को। वो क्या चीज़ इनकरेज करते थे, रैशनल थिंकिंग, क्वेश्चन अथॉरिटी, वर्शिप ट्रुथ, ठीक है। और इन्होंने किस चीज़ को कंडेम किया, रिलीजियस रिचुअल एंड डॉगमास को। कितने की उम्र में इनकी डेथ हो गई, 22 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। कौन सी कॉलेज में पढ़ाते थे, हिंदू कॉलेज। वेरी गुड, 2 रिफॉर्मर्स को आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अच्छा, मुझे वापस से बताओ कि सती कब अबॉलिश हुआ था, 1829। वेरी गुड। आप मुझे बताओ आत्मीय सभा कब बना था, 1815। आप मुझे बताओ ब्रह्मो समाज कब बना था, 1828। वेरी गुड। अब मुझे बताओ हेनरी विवियन डिरोजियो कौन सी मूवमेंट चला रहे थे, यंग बंगाल मूवमेंट, है ना। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब पढ़ेंगे हम देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में। देवेंद्रनाथ टैगोर ये किनके पिता थे, वेरी फेमस रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल प्राइज जीतने वाले रविंद्रनाथ टैगोर को आप सभी जानते हैं, और उनके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ही डिटेल में, बट अभी उनके पिताश्री देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया था और उसको रिवाइव किया, ठीक है। उनका रोल बहुत ही क्रूशियल रहा है किसमें, ब्रह्मो समाज में। वही ब्रह्मो समाज जो कब बना था, 1828 में। इनके की इनिशिएटिव्स थे कुछ जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि तत्वबोधनी सभा। तत्वबोधनी सभा इन्होंने बनाया था 1839 में। कब बनाया था, 1839, अच्छे से याद कर लो, 1839 में तत्वबोधनी सभा बनाया था इन्होंने। इन्होंने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया, इन्होंने पॉलीगैमी को अबॉलिश किया। अब पॉलीगैमी क्या होती है, एक मेल बहुत सारी शादियां करते हैं, मल्टीपल मैरिजेस करते हैं साथ, मतलब लाइक विदाउट डिवोर्सिंग द फर्स्ट वन, तो उसको कहते हैं पॉलीगैमी, ठीक है। तो उन्होंने अबॉलिशन ऑफ पॉलीगैमी, विडो रीमैरिज, फीमेल एजुकेशन और इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशन फॉर पीजेंट्स को सपोर्ट किया, ठीक है। इनके आइडियाज़ आपको सही लग रहे हैं, बिल्कुल सही थे। उस सोसाइटी में जहाँ पे विडो रीमैरिज को डिस्करेज किया जाता था, पॉलीगैमी प्रैक्टिस की जाती थी, फीमेल के एजुकेशन को डिस्करेज किया जाता था, ठीक है, पीजेंट्स की जो हालात थे वो बहुत ख़राब थे। तो इन सब चीज़ों को उस समय में सपोर्टर जो कोई आया वो थे आपके देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ब्रह्म समाज को रिवाइव किया था, ठीक है, और तत्वबोधनी सभा बनाया था 1839 में। और ब्रह्मो समाज बाद में जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्यों डिवाइड होता है, इसका एक वजह है। वैसे आपको पता है कि सबसे पहले ब्रह्मो समाज बनाया राजा राम मोहन रॉय ने, उसके बाद इसको देवेंद्रनाथ टैगोर आगे बढ़ाते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद आते हैं आपके केशव चंद्र सेन, ठीक है। जो केशव चंद्र सेन है ये बहुत जल्दी अपना मतलब वर्चस्व बना लेते हैं पैन इंडिया, लेकिन जो उनकी कथनी थी और करनी थी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। जैसे कि ये चाइल्ड मैरिज जो था उसको सपोर्ट नहीं करते थे, बोलते थे कि चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद की डॉटर की शादी करवा दी थी बहुत कम उम्र में एक राजा से, ठीक है, जिसकी वजह से इनके आइडियाज़ में डिफरेंसेस आया, जिसकी वजह से ब्रह्म समाज डिवाइड हो गया 2 पार्ट में। एक बन गया आदि ब्रह्म समाज, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर ओरिजिनली ब्रह्म समाज चला रहे थे, उसका नाम रख दिया आदि ब्रह्म समाज। और जो बाद में केशव चंद्र सेन जिस ब्रह्म समाज को लीड किए वो था
ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। क्या था? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। अब मुझे बताइए कि तत्वबोधिनी सभा जो था वो कब बना था? 1839 में। किसने बनाया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आदि ब्रह्मो समाज जो है और जो केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया है, ये दोनों याद होने चाहिए आपको। आगे बढ़ते, इसका ईयर भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कौन से ईयर में ये डिवाइड हुआ था। अब बात करते हैं कि परमहंस मंडली, ये भी देख लो, ये आपका महाराष्ट्र वाले रीजन में बना था परमहंस मंडली। इसमें केशव चंद्र सेन ने हेल्प किया था दादोबा पांडुरंग को 1849 में परमहंस मंडली बनाने में। तो ये भी ईयर आपसे पूछा जाता है कि परमहंस मंडली जो है वो कौन से ईयर में बनाया गया था महाराष्ट्र में? तो 1849 में। ठीक है, अब बात करते हैं हम केशव चंद्र सेन का डिटेल में। केशव चंद्र सेन ने द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाया था 1855 में। क्या बनाया? द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स बनवाए, फेमाइन रिलीफ ऑर्गेनाइज करवाया और विडो रीमैरिज को प्रमोट किया। इन्होंने ब्रह्म समाज को ज्वाइन कर लिया था 1857 में। कब ज्वाइन किया? 1857 में। और ब्रह्म समाज स्कूल इस्टेब्लिश किया 1859 में। आपको ईयर्स बहुत सारे नहीं याद रखने हैं, बस इतना याद रखना है कि ब्रह्म समाज कब बना था, केशव चंद्र सेन ने इसको कब ज्वाइन किया था और डिवाइड कब हुआ था, वो 2 साल आपको याद होने चाहिए। 1860 में ही पब्लिश्ड रिफॉर्मिस्ट ट्रैक्ट्स, द फर्स्ट चैप्टर टाइटल्ड यंग बंगाल दिस इज फॉर यू। तो इन्होंने लिखा, क्या पब्लिश किया इन्होंने 1860 में? यंग बंगाल दिस इज फॉर यू। उसके बाद इन्होंने बहुत ही की रोल प्ले किया किसमें? नेटिव सिविल मैरिज एक्ट 1872 को पास करवाने में की रोल था इनका। सिविल मैरिज एक्ट 1872 जो पास हुआ उसमें इनका की रोल था। और इंस्ट्रूमेंटल इन पॉपुलराइजिंग द ब्रह्मो समाज अक्रॉस इंडिया। ये तो मैंने आपको बताया है कि बहुत जल्दी इनको पैन इंडिया लेवल पे लोग पहचान गए थे कि ये किस आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं। ब्रह्म समाज को पैन इंडिया लेवल पे ले जाने वाले थे ये केशव चंद्र सेन जी। इन्होंने बंगाल के आउटसाइड भी जा करके, जैसे कि यूपी वगैरह में जा करके, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास, वहाँ तक पहुँचा दिया था ब्रह्म समाज के ब्रांच को। तो ये हमें याद रखना है केशव चंद्र सेन के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ते हैं। किनके बारे में? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये एक रिनाउंड संस्कृत स्कॉलर थे। क्या थे? संस्कृत स्कॉलर। और ये प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज बनते हैं 1851 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्टोरी आपने बचपन में बहुत सारी सुनी होगी कि वो, मैंने पढ़ी थी एक स्टोरी कि एक बच्चे को वो 1 रुपया देते हैं और वो बच्चा बाद में जाकर के बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बनता है। तो रिनाउंड स्कॉलर तो थे ही और प्रिंसिपल भी थे ये संस्कृत कॉलेज के 1851 में। इनको टाइटल दिया गया विद्यासागर का, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत डीप नॉलेज था संस्कृत लैंग्वेज में। और ये नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने के लिए अग्री थे, क्योंकि उस टाइम पे संस्कृत की लैंग्वेज की जो पढ़ाई थी वो ब्राह्मण्स लोगों को दी जाती थी, बट इन्होंने नॉन ब्राह्मण्स को भी पढ़ाया संस्कृत, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे वुमेन एजुकेशन के और विडो रीमैरिज को प्रमोट करते थे, सपोर्ट करते थे। विडो रीमैरिज एक्ट जो 1856 में आया, इनमें इनका सबसे बड़ा की रोल रहा है। तो हमेशा क्वेश्चन आता है कि विडो रीमैरिज एक्ट 1856 किनकी वजह से पास हुआ, किनके एफर्ट से? तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट से, है ना। विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ? 1856 में। तो यहीं पे मुझे बताओ सती कब पास हुआ था? 1829 में। वेरी गुड। यहीं पे मुझे बताओ कि हेनरी विवियन देरोजियो ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था? यंग बंगाल मूवमेंट। वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि आदि ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे? आदि ब्रह्मो समाज के फाउंडर थे आपके देवेंद्रनाथ टैगोर, है ना। और केशव चंद्र सेन की जो ब्रह्मो समाज था उसका क्या नाम था? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। 1849 में इन्होंने जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथुन इस्टेब्लिश किया, एक बेथुन कॉलेज इस्टेब्लिश किया सिंपल सी लैंग्वेज में, जो कि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करता था, बेथुन स्कूल, ठीक है, 7 मई 1849 को। तो सीधा पूछा जाता है कि जो बेथुन कॉलेज था जो वुमेन एजुकेशन के लिए बनाया गया था उसको किसने बनवाया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। वेरी गुड। इन्होंने ऑथर किया था बंगाली प्राइमर वर्ण परिचय, ठीक है। तो सीधा पूछा जाएगा कि वर्ण परिचय किसने ऑथर किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने।
वेरी गुड। अब आपको बताना है कि एसोसिएटेड विथ प्रोमिनेंट जर्नल इंक्लूडिंग तत्वबोधिनी पत्रिका स्टार्टेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर, सोम प्रकाश, सरभाषुकारी पत्रिका एंड हिंदू पैट्रियट। ये सारे जो आप मैगजीन्स के नाम देख रहे हो, इन सब में इन्होंने एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है। तत्वबोधिनी पत्रिका जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर पब्लिश क्या करते थे, ठीक है। हिंदू पैट्रियट कौन करते थे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बात करते हैं ज्योतिबा फूले। तो ये कौन सी एरिया में थे ज्योतिबा फूले, महाराष्ट्र वाले एरिया में, ठीक है। और इनके की रोल्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने वुमेन अपलिफ्टमेंट, पुअर और अनटचेबल्स के लिए बहुत काम किया। इन्होंने एक स्कूल, गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया और लोअर कास्ट के जो स्टूडेंट्स होते थे, जिनको पढ़ाई एक्सेस नहीं था, एजुकेशन एक्सेस नहीं हो पाता था इजीली, तो उनके लिए स्टार्ट किया, स्पेशली फॉर गर्ल्स। फिर उन्होंने एक समाज स्टैब्लिश किया जिसका नाम था सत्य शोधक समाज, सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर, ठीक है, सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर, सत्य शोधक समाज। कब स्टार्ट किया, 1873 महाराष्ट्र में। अब ये ईयर यहीं पे याद कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैं आगे जाकर के क्वेश्चंस पूछूंगी कि सत्य शोधक समाज कब बनाया गया, 1873 में। कैसे याद रखोगे, तो आपको याद है 1875 में आर्य समाज भी इस्टेब्लिश होगा, उससे 2 साल पहले 1873 में सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया था। इन्होंने ब्राह्मणिकल जो डोमिनेशन था उस टाइम में सोसाइटी में ब्राह्मण्स का, उसको अपोज किया। कास्ट हायरार्की को इन्होंने अपोज किया। इन्होंने जो प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग मैरिज विदाउट ब्राह्मण प्रीस्ट, तो आपको पता है कि मैरिज, शादी कराने में ब्राह्मण प्रीस्ट का बहुत बड़ा रोल जो उस टाइम पे था, अभी भी है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, शादी कराएंगे, मैरिज कंडक्ट होगा, लेकिन विदाउट ब्राह्मण प्रीस्ट। और इंस्पायर्ड बाय रिवोल्यूशनरी आइडियाज थॉमस पेन, ठीक है। इनको कहा जाता है नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सोशल रिवोल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे बताइए, फादर ऑफ इंडियन रेनासे किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेनासे, कमेंट्स में बताइए। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले जिनके बारे में हमने पढ़ाई करी थी, फादर ऑफ इंडियन सोशल रिवॉल्यूशन किसे कहा गया, ज्योतिबा फूले को। इन्होंने सत्य शोधक समाज कब बनाया, 1873 में। इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं जो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि गुलामगिरी किसने लिखा, इन्होंने ही लिखा गुलामगिरी, है ना। तृतीय रत्न, तो तृतीय रत्न लिखा इन्होंने। गुलामगिरी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 1873 में ही, जब इन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया था। और इनको टाइटल दिया गया महात्मा का 11 मई 1888 को बाय सोशल रिफॉर्मर विट्ठल राव कृष्णाजी वांडेकर। तो ये क्वेश्चन आता है, विट्ठल राव कृष्णाजी वांडेकर ने किसको महात्मा का टाइटल दिया, ज्योतिबा फूले को। पूछा जाएगा ज्योतिबा फूले को महात्मा का टाइटल किसने दिया, तो विट्ठल राव कृष्णाजी वांडेकर ने। कब दिया, 1888 में। गुलामगिरी किसने लिखी है, ज्योतिबा फूले ने। कब लिखा, 1873 में। तृतीय रत्न किसने लिखा, ज्योतिबा फूले ने, 1855 में। अब हम पढ़ेंगे दादा भाई नावरोजी के बारे में। दादा भाई नावरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने फाउंड किया था रहनुमाई मजदायन सभा। रहनुमाई मजदायन सभा किसने स्टार्ट किया था, दादा भाई नावरोजी में, 1851 में। टू रिवाइव जोरास्ट्रियन रिलीजन। जोरास्ट्रियन एक पर्शियन रिलीजन है, जोरास्ट्रियन, सॉरी पर्सियन नहीं है ये। जोरास्ट्रियन जो था वो पारसी लोग होते थे, वो जो पारसी रिलीजन से बिलोंग करते थे वो प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। तो इन्होंने उसको रिवाइव करने के लिए पारसी रिलीजन को रहनुमाई मजदायन सभा बनाया 1851 में। 1865-66 में इन्होंने लंदन में स्टार्ट किया लंदन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। फाउंडेड द लंदन इंडियन सोसाइटी एंड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ये तो नहीं पूछता लंदन इंडियन सोसाइटी, बट ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो था वो कब बनाया गया था, 1865-66 में। और किनके द्वारा बनाया गया था, तो दादा भाई नावरोजी के द्वारा बनाया गया था। और ये भी आता है रहनुमाई मजदायन सभा किसने बनाया था, तो दादा भाई नावरोजी ने। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को 1867 में रिप्रेजेंट किया इंडियन कंसर्न बिफोर
ब्रिटिश पब्लिक। तो ये ब्रिटिशर्स के सामने जाके रिप्रेजेंट करते हैं इंडियंस के प्रॉब्लम्स को, कंसर्न को। ये फर्स्ट एशियन थे जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1892 में इलेक्ट हुए। 1892 में, ईयर पूछा जाता है, 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में फर्स्ट एशियन जो इलेक्ट होने वाले थे वो थे दादा भाई नवरोजी। ठीक है, और जो लोकेशन था जहाँ से इन्होंने जीता था वो था फिन्सबरी सेंट्रल। लिबरल पार्टी कैंडिडेट थे। कहाँ से? लिबरल पार्टी के कैंडिडेट थे। वहाँ पे दो पार्टी चलती है ना लंदन में, एक लिबरल और एक कंजर्वेटिव। तो ये लिबरल पार्टी से थे और फिन्सबरी सेंट्रल एरिया से थे। इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मुंबई में 1885 से लेके 1888 तक मेंबर की तरह सर्व करते हैं, और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट्स। और जो एसोसिएशन है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले बना था। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉर्ड रिये ने बनाया था। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो आएगा वो मैं बता रही हूँ। क्वेश्चंस आते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब बना था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बाद आता है क्वेश्चन कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो कौन से ईयर में मेंबर बने थे। फिर आता है आपका कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनता है 1885 में। कब बनता है? 1885 में। तो हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता था नवंबर दिसंबर के टाइम में। तो इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने 3 बार प्रिसाइड किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 1886 में, 1893 में और 1906 में, 1886, 1893 और 1906। तो ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 3 बार प्रिसाइड किया, 1886, 1886, 1893 एंड 1906। ये आपको बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा ईयर्स, नॉट सो डिफिकल्ट। आप जितनी बार रिवाइज करोगे, जितनी बार रिकॉल करोगे, उतनी जल्दी आपको याद हो जाना है सारा फैक्ट। अच्छा बताइए कि 1873 में क्या बना था? ज्योतिबा फुले ने कौन सा समाज इस्टेब्लिश किया था? गुलामगिरी किसने लिखा है? गुलामगिरी किसने लिखा है? कमेंट्स में बताइए। तृतीय सभा किसने लिखा था वो बताइए। उसके बाद इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी ब्रिटेन में इस्टेब्लिश किया 1893 में। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर अपॉइंट हुए 1895 में। और ड्रेन थ्योरी जो है ये देने वाले सबसे पहले कौन है? दादा भाई नौरोजी। 1901 में इन्होंने एक बुक लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या लिखा था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ड्रेन थ्योरी उसी में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे इंडिया का पैसा जो है वो ब्रिटेन जा रहा है और इंडिया की जो जितनी वेल्थ है उसको ड्रेन किया जा रहा है। जो भी यूरोपियन लोग सर्विस दे रहे थे इंडिया में, उनका पेमेंट जो है वो कैसे इंडिया के खजाने से जा रहा था, इन्होंने बताया ड्रेन थ्योरी में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी का कंप्लीट होता है पूरा। आपको जो भी था सब बता दिया मैंने। अब हम पढ़ेंगे रामकृष्ण परमहंस के बारे में। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। इन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया था, बट इनके जो स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज थे वो फुल ऑफ विजडम थे। ठीक है, इन्होंने काली टेम्पल जो है ना दक्षिणेश्वर में, कलकत्ता में दक्षिणेश्वर टेम्पल अभी भी बहुत फेमस है, और काली टेम्पल भी, तो वहाँ पे एज अ प्रिस्ट, चीफ प्रिस्ट वो सर्व करते थे। इन्होंने जो आइडिया प्रोपगेट किया वो यही था कि यूनिटी अमॉन्ग ऑल रिलीजन। ठीक है, और इन्होंने सबसे बड़ी जो बात कही वो थी कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी वॉज सर्विस टू गॉड। अगर आप किसी इंसान की मदद करते हैं, इंसानियत दिखाते हैं, यू आर गिविंग सर्विस टू ह्यूमन, इट मीन्स अल्टीमेटली यू आर सर्विंग टू गॉड। मतलब इंसान ही भगवान है। अगर आप उनको सर्व करते हैं तो आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं, मतलब आप गॉड को सर्व कर रहे हैं। He advocated the religious salvation could be attained through renunciation, meditation and devotion। मतलब इन्होंने बोला कि साल्वेशन पाने का जो तरीका है वो, मतलब अभी तक आपने देखा कि साल्वेशन पाने का बहुत सारा तरीका बहुत लोगों ने बताया, लेकिन जो इनका तरीका था वो ये था कि रिनंशिएशन, मेडिटेशन एंड डिवोशन। तो ये थे रामकृष्ण परमहंस। किनके गुरु थे ये? स्वामी विवेकानंद के। कहाँ पे चीफ प्रिस्ट थे? काली टेम्पल दक्षिणेश्वर में। इन्होंने कौन सी लाइन को मतलब दिया था? सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड। अब हम लोग पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। विवेकानंद जी का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्ता। और ये डिसाइपल थे किनके? रामकृष्ण परमहंस, जिनके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा।
ये रहे आपके विवेकानंद जी। आफ्टर रामकृष्णा's डेथ he became सन्यासी and dedicated his life to preaching, spreading his master's teaching। ठीक है, इन्होंने कंडेम किया कास्ट सिस्टम को, ब्लाइंड रिचुअल जो अंधभक्ति थी उसको, और जो सेरेमनीज सुपरस्टिशियस जो लोगों में फैला था, इसको इन्होंने कंडेम किया। इन्होंने लैंडमार्क स्पीच दिया, वंडरफुल स्पीच। कहाँ पे? पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, शिकागो में। शिकागो में जब एक कॉन्फ्रेंस होता है रिलीजन के ऊपर 1893 में, वहाँ पे विवेकानंद जी पार्टिसिपेट करते हैं, और जो उनकी स्पीच थी ना, इट वाज माइंड ब्लोइंग। तो 1893 में ये वेस्टर्न लोगों को बता देते हैं कि क्या पावर है इंडियन वेदास में, इंडियन फिलॉसफी में। इंडियन फिलॉसफी जो है वो कितनी रिच है, इसका आइडिया जो था वो ब्रिटिशर्स को था नहीं, जो इन्होंने बताया 1893 में। और इन्होंने अमेरिकन प्रेस हेल्ड हिम एज अ ऑरेटर बाय डिवाइन राइट। अमेरिकन प्रेस ने इन्हें क्या कहा? ऑरेटर बाय डिवाइन राइट। और ये पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड शिकागो 1893 में पार्टिसिपेट करते हैं, और रामकृष्ण मिशन 1897 में स्टार्ट करते हैं, रामकृष्ण मिशन। और आप बताओ मुझे, इससे पहले हमने पढ़ा सर्विस टू मैन इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड, किसने कहा था? उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। इनका जन्म का नाम है मूल शंकर तिवारी। क्या नाम था? मूल शंकर तिवारी। और इन्होंने आर्य समाज का फाउंडेशन किया 7 अप्रैल 1875। 1875 में आर्य समाज का नींव रखा गया, तो 1873 में किसका नींव रखा गया था? बताइए कमेंट्स में। और यंग बंगाल मूवमेंट किसने चलाया था? ये भी बताइए। आत्मीय सभा कब इस्टेब्लिश हुआ? ये बताइए। ब्रह्म समाज कब इस्टेब्लिश हुआ? ये बताइए। तत्वबोधिनी पत्रिका जो है वो कौन चला रहा था? वो बताइए। आप मुझे बताइए कि विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था? कोई दत्ता थे? पूरा फुल नेम लिखिए कमेंट सेक्शन में। अच्छा, आप स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं। ये रहे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर तिवारी। इन्होंने आर्य समाज की नींव रखी 7 अप्रैल 1875 को। इन्होंने एक स्लोगन दिया, स्वराज इज माई बर्थ राइट, है ना। बट इसके आगे का जो लाइन है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने कहा था? ये आप कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। इन मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया इनको किनके द्वारा? अरबिंदो घोष और राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन के द्वारा। इन्होंने एक लाइन दिया था, रिटर्न टू वेदास, रिटर्न टू वेदास। और इन्होंने जो लोग रिलीजन कन्वर्जन हो गया था जिन लोगों का, उनको वापस से हिंदुइज्म में ऐड किया, रिवाइव किया। और इन्होंने वेदास की जो अथॉरिटी थी उसको इनफैलिएबल बताया, इनफैलिएबल अथॉरिटी। और इन्होंने कर्मा को, री इनकारनेशन डॉक्ट्रिन्स को, इन सबको एडवोकेट किया। कर्मा यानी कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। री इनकारनेशन मतलब बर्थ, रीबर्थ में इन्होंने यकीन किया। इन्होंने ब्रह्मचर्य पे, सेलिबेसी को प्रैक्टिस करने के लिए कहा, डिवोशन टू गॉड एज अ कोर वैदिक वैल्यूज। और इन्होंने वुमेन्स के राइट को स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन प्रमोट किया। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। और इनके कुछ अलग काम भी है, जैसे कि शंकर विधि, ऋग्वेदा भाष्यम, ये सब भी इन्होंने ही लिखा है। इन्होंने एंग्लो वैदिक स्कूल स्टार्ट किया। वैदिक नॉलेज उसमें दिया जाता था इंग्लिश के साथ साथ, मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ वैदिक नॉलेज भी। इससे पहले मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ वैदिक नॉलेज कौन प्रोपेगेट कर रहे थे? राजा राम मोहन रॉय, याद आया। इनको महर्षि का टाइटल दिया गया, ठीक है। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। और शुद्धि मूवमेंट इन्होंने चलाया। आपको मैंने बताया कि हिंदुइज्म से जो लोग डाइवर्ट हो गए थे उनको शुद्धि मूवमेंट के तहत वापस से हिंदुइज्म में ऐड किया गया। यहाँ तक आप लोग को सब कुछ कंप्लीट करा दिया गया है। अब आगे जो बाकी रिफॉर्मर्स थे इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया है, तो आपको वापस से इस वीडियो को एक बार देखना है, ठीक है। और जितने भी फैक्ट्स मैंने बताए हैं आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, तो आपको भी याद हो जाएगा। या फिर एक पेज लेकर के शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी सारा वीडियो आ जाएगा हमारे चैनल पे। आपको बस कमेंट करना है all 9, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।